नाज़रीन, न्यूज़ ब्रेक के बाद एक बार फिर से बजट ट्रांसमिशन को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। और हम देखा कि जब ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ों पर इजाफी टैक्स लगने जा रहे हैं, एनर्जी सेक्टर के क्या मसाइल हैं, और एक जो आम आदमी है, जो सैलरी तबका है, उसको किस तरह से फ़ायदा मिल सकता है आने वाले बजट में, क्या एक्सपेक्टेशन, इस पर बात हो रही थी। तैमूर साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, हमारी पूरी ट्रांसमिशन में हमारे साथ ही रहे हैं, और इनसे अब हम डिस्कस ये करेंगे कि अब कुछ ही देर बाद वफाकी काबीना का इजलास हो जाएगा, जिसमें जो सारी जो सूरत हाल है उसको आगे पेश किया जाएगा। तैमूर साहब, ये कहिएगा, हम बात करते हैं फ़िस्कल डेफिसिट की, ये एक बड़ा मसला रहा है। मुझे बताएं कि फ़िस्कल डेफिसिट इशू क्यों है हमारे पूरे ओवरऑल बजट में, और हर बार ये मसला रिपीट होकर हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है, लेकिन कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया जाता किसी भी हुकूमत के टेन्योर में कि इसको स्क्वीज़ किया जा सके। जी, इस वक्त हुकूमत की कोशिश है कि इस फ़िस्कल डेफिसिट को 4.8 से फ़िस्कल डेफिसिट इन रिलेशन टू जीडीपी कम कर दिया जाए। इस वक्त 5 से ऊपर है, उनकी कोशिश है कि ये 5 से नीचे आ जाए। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमने डायरेक्ट जो टैक्सेस इनकम पर होते हैं वो कम लागू किए हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा लागू किए हैं, और ज़्यादातर हुकूमत हमारी 47 के बाद से लेके अब तक बाहर की इमदाद और अपनी जियो स्ट्रेटिजिक वैल्यू की वजह से चलती आई है। अच्छा, उसकी वजह से जो बाहर से जब जिन अतवार के अंदर पैसे ज़्यादा आ रहे थे तो हम फ़िस्कल डेफिसिट भी रन कर लेते थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मिसाल के तौर पे जब वॉर ऑन टेरर हो रही थी, या फिर अफगानिस्तान में जिहाद हो रहा था, या हम सीटो सेंटो वगैरह के मेंबर थे, जी जी, उससे एक पैटर्न डेवलप हो गया कि हर साल हमने अखराजात ज़्यादा करेंगे और आमदनी कम लेंगे। अच्छा, और इसमें चंद ऐसे सेक्टर्स बन गए जिन्होंने बार बार ये इसरार किया कि हमें टैक्स नेट में ना लाया जाए। अच्छा, सैलरी पेशा लोग ये नहीं है, सब सैलरी लेने वाले लोग, सब तनख्वाह लेने वाले लोग, सब मुलाजमतें करने वाले लोग टैक्स देते हैं। अगर टैक्स में से जो ब्रैकेट से जो बाहर लोग अभी तक रहे इतने अरसे के बाद, वो या तो आपने देखा रिटेलर्स रहे हैं, वो एक पावरफुल बड़ी लॉबी है क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ लोग शामिल हैं। अच्छा, ऑल ओवर द कंट्री अगर देखा जाए, अगरचे जो एक्टिव होते हैं वो लाखों में होते हैं, मगर दूसरी तरफ जो बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, वो भी इससे बचते रहते हैं। एग्रीकल्चर पे तो टैक्स लागू नहीं है। हाँ जी, और सरमायादार जो है या बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो टैक्स एग्जेम्पशंस भी ले लेते हैं, वो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ भी ले लेते हैं, वो पावर सब्सिडीज़ भी ले लेते हैं, और उनको कर्जे भी बआसानी मिल जाते हैं, उनको भी वो रीराइट करवा लेते हैं। ठीक, ये जो पूरा ओवरऑल जो ट्रेंड बना है ना हमारी इकोनॉमी का, इसकी वजह से हम हर दफ़ा इस मसले में फंस जाते हैं। ठीक, ये बड़े आपने आम मसाइल उठाए, और मुझे उम्मीद है कि ये जो सजेशंस हैं ये हुकूमत के सामने रखी गई होंगी, और इसी के उसको सामने रखते हुए जो आगे पॉलिसीज़ हैं उसको वज़ा किया गया होगा। हमें ज्वाइन कर चुके हैं मलिक बोस्तान साहब, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन है। मलिक साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के लिए, और आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं इस ट्रांसमिशन में। मलिक साहब, हमने देखा है कि डॉलर की जहाँ तक बात की जाए, हमारी मैशत को डॉलर की हमेशा ज़रूरत होती है, लेकिन हम सफोकेट करते हैं। हमने माजी में देखा कि हुकूमत ने पॉलिसी लेकर आए, मार्केट कैप लगाया, कोशिश की गई कि डॉलर को किसी तरह से सिस्टम के अंदर रखा जा सके, और हमें जो ज़रूरत है डॉलर की उसको पूरा किया जा सके। अभी जो करंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, हम रवा जो माली साल है उसमें अगर हम देखें, आप क्या समझते हैं कहाँ पर हुकूमती पॉलिसी जो हैं वो नाकाम हुई और कहाँ पर कामयाब हुई? देखो, मौजूदा हालात को देखते हुए तो कामयाब हुए, क्योंकि इतनी दहशतगर्दी और जंग का सामना, सैलाबों का सामना, और दो दफ़ा हुकूमत भी पिछले 3 सालों में चेंज हुई, फिर केयर टेकर आई, फिर आगामे रहे। मतलब सारी चीज़ों को देखा जाए तो इन हालात में पाकिस्तान 140 बड़ी रिश्तों में शुमार हुआ है, और आपकी जीडीपी इनकम जो है वो 300 अरब डॉलर से बढ़ के 411 अरब डॉलर तक चली गई है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। इस तरह आपकी फी का आमदनी 1662 से बढ़कर 1824 में गई है। इस तरह आपकी रज़ात में, आईटी में, सर्विसेज में इजाफा हुआ है। इन हाथ को देखते हुए जंग के भी एक सामना करना पड़ा, और पाकिस्तान ने बड़े अपने मैशत का और अपने दिफा का मजबूती से दिफा किया, और दुश्मन को बता दिए कि हमारी तरफ जो भी इस तरह चैलेंज करेगा, हम उस चैलेंज को कबूल करें, उसको सबक भी सिखा देंगे। और पाकिस्तान ने सबक सिखाया। यही वजह है कि पाकिस्तान के अब दरवाजे खुल चुके हैं, और एशिया पैसिफिक में पाकिस्तान अपने आप के सुपर ताकत की हैसियत से मनवाए। जहाँ तक डॉलर का ताल्लुक है, डॉलर ने पाकिस्तानी रुपया मजबूत हुआ है, तो आपके साथ ही आपका मैशत भी मजबूत हुई है, आपका स्टॉक भी नई बुलंदियों पे गया है, रेमिडेंस भी लाइफ टाइम हाई बनाया है, आपका करंट
अकाउंट सरप्लस हुआ है $1.2 बिलियन। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ इसका सारा क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जाता है, जिन्होंने आते सारी आपको पता है 2 साल पहले डॉलर का रेट 340 था, 400 और 500 की बातें हो रही थी, और उन्होंने क्रैक डाउन किया माफिया के खिलाफ, स्मगलर के खिलाफ, हुंडिया वाला प्लेटर के खिलाफ, गैर कानूनी चेंजर के खिलाफ, और जिसका नतीजा ये निकला डॉलर का रेट 270 तक भी साग डार साहब ने ट्वीट आपको याद है किया था। और डॉलर का मैं समझता अभी रुपया अंडर वैल्यू है, क्योंकि आप रीजन में देखें इंडिया का अभी भी 95 है, बांग्लादेश 95 और इंडिया 82 है, और अफगानिस्तान 70 पे है। तो हमारा कसूर ये है कि हम अपने रुपए पे इस्तेमाल नहीं करें, गुड गवर्नेंस की कमी है हमारे। इस वक्त मैं बताता चलूँ 1.5 करोड़ पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं, और हर साल उनको 8 अरब डॉलर तनख्वाह मिलती है, जो कि साल के 100 अरब डॉलर बनता है। जिस मुल्क के 100 बच्चे 100 अरब डॉलर कमाते हों, वो किस तरह मोहताज हो सकता है? गुड गवर्नेंस की कमी है। अगर वो पाकिस्तान में उनको इत्मीनान दिया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, वो 4 अरब डॉलर के बजाय 8 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहले जब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट थी, प्रॉपर्टी में जब सख्तियाँ की गई, तो उम्मीद है हुकूमत प्रॉपर्टी में कुछ रूल रेगुलेशन में तब्दीली करेगी, और हमें टारगेट। ठीक है मलिक साहब, गुफ्तगू का सिलसिले को आगे बढ़ाएं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अनवर काशिफ साहब, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सदर हैं। अनवर साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के लिए, और आपको वार्म वेलकम करते हैं इस ट्रांसमिशन में। अनवर साहब कहिएगा, ये जो इजाफी टैक्स है जो अब लगने जा रहा है बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और जो हुकूमत के इकदाम होते हैं टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए, मतलब टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जाता मगर टैक्सेशन बढ़ा दी जाती है उसी एक सेक्टर के ऊपर, अगर सैलरी तबके को ले लें उसके ऊपर, या जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर। तो अभी जो इकदाम हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह कि आपने बिल्कुल वजह कहा कि एक्सपेंड करना चाहिए इनको, और वो जो है दूसरे जो सेक्टर ऑलरेडी है टैक्स में है उनको किसी तरह इंसेंटिवाइज करें, उनका रेट को कम करें। लेकिन जो सेक्टर्स नहीं हैं, जो कि लोग स्कॉट फ्री घूम रहे हैं, उनको आप लेके आएँ और उनको टैक्स लें और वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करें। तो यही स्कीम होनी चाहिए गवर्नमेंट की। लेकिन बात यह है कि जो आसान काम है ना, वो काम किया जाता है, और वो ये होता है कि जो लोग आपके नेट में हैं उन्हीं को आप जो है रेट में कोई 2% बढ़ा देते हैं, कहीं 3%, कहीं 5%, और उससे आप जो अपना बजट का खसारा है वो मीट करने की कोशिश करते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि जब वो माली साल खत्म होता है तो 30 जून को आप वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं। अब वो अगर आप देखें ना, ये अगर हुकूमत वक्त अगर अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए, या पिछली हुकूमतें अपना रेवेन्यू टारगेट, इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं कोई मेजर फ्लॉ है। इसलिए कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो आप उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे टू द एक्सचेकर, आप उसको कौमी खजाने में लेके नहीं आ पा रहे। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है आपकी। उसमें प्लानिंग की कमी हो सकती है, एग्जीक्यूशन की कमी हो सकती है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी हो सकती है, या गवर्नमेंट रेट की कमी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को नए सेक्टर्स को बिल्कुल लेके आना चाहिए। इसलिए देखें, टैक्स से कोई आदमी एब्जॉर्ब नहीं है, हर आदमी हर इनकम को टैक्स देना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन टैक्स देने के बाद वो टैक्स आम आवाम पे लगे भी, वो टैक्स जो है वो लोगों को वापस मिलना चाहिए। बेसिकली हमारे यहाँ टैक्स का एक सिंगल ट्रैक है कि टैक्स ले लिया जाता है और बाकी चीज़ें आपको छोड़ दी जाती हैं कि खुद आप उसकी टेक केयर करें। तालीम अपने बच्चों की खुद टेक केयर करें, वेलफेयर अपनी खुद करें, हेल्थ अपनी खुद देखें। अब क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा जो सिचुएशन आने जा रही है पाकिस्तान, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रंट पे, और पाकिस्तान को इसमें बहुत चीज़ें सीरियस फेस करनी पड़ेगी। ये टैक्स का पैसा वहां लगना चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी, हर आम आदमी के लिए बेनिफिशियल होगा, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, एलीट हो, सबके लिए। तो टैक्स का पैसा इसी तरह लिया जाता है। अब आपको देखना पड़ेगा कि रोड मैप बनाना पड़ेगा, एक मैपिंग करनी पड़ेगी कि कौन से सेक्टर्स नहीं है, किन सेक्टर्स को लेके आना चाहिए, कहाँ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कहाँ कैश में ट्रांजेक्शन हो रही हैं। कैश में बहुत ज्यादा वनरेबल होता है कैश, क्योंकि उसमें जो है एलिमेंट ऑफ रिपोर्टिंग बहुत कम हो जाता है। तो ये सब चीजें गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं। IMF आपको तो सिर्फ ये पॉलिसी देती है कि मुझे अपना जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करके दो, उसके लिए वो चंद आपको इशारे दे देती है, चंद आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बता देती है। लेकिन रोड पे आपने जो ग्राउंड रियलिटीज आपको पता है, किस तरह एग्जीक्यूट करना है, क्या उसके पीछे आपका अवामिल लेके आने हैं, क्या इन्फोर्समेंट करनी है, तो ये हुकूमत के वक्त की जिम्मेदारी होती है। अच्छा अनवर साहब, दो सवाल आता है मेरे आपसे इसी टॉपिक के ऊपर। वो ये है, एक तो एग्रेसिव किस्म की पॉलिसीज़ होती हैं, एग्रेसिव स्टांस ले सकती है हुकूमत, जिसकी सजेशन है इस वक्त कि पनिशमेंट की जाए, जो लोग टैक्स नेट में नहीं आ रहे उनको पनिश किया जाए और इन्फोर्स किया जाए टैक्सेशन को। और दूसरी होती है कि आप इनकरेज करें, थोड़ा सा इंसेंटिफाई करें, कोई इस तरह के पर्क्स दें उनको जिनकी जो इनकम है उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, उनको इस तरह से इंसेंटिफाई करें कि वो इनकरेज हो टैक्स नेट में आने के लिए। तो बताइए कौन सी पॉलिसी बेहतर रहेगी?
देखिए ये टू प्रॉन्ग पॉलिसी होनी चाहिए। जो टैक्स में ऑलरेडी हैं उनको आप इंगेज भी करें, उनको आप इंसेंटिवाइज भी करें। अच्छा। लेकिन जहां पे जो लोग इस सिस्टम को डिसीव कर रहे हैं, इस सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको आपको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स में हैं, रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक रिपोर्टिंग में शायद हो सकता है कोई फ्लॉ हो, लेकिन वो आपके सामने मौजूद हैं, तो उनको किसी ना किसी तरह कोई रिलीफ देना चाहिए। लेकिन जो लोग स्कॉट फ्री घूम रहे हैं, वो आपको नजर आते हैं कि वो प्लेन पे भी सफर करते हैं, उनके पास गाड़ियां भी हैं, उनकी चीजें जो है वो बैंक भी चल रहे हैं, तो प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं, तो उनको आपको किसी तरह माफ करना पड़ेगा और उनके खिलाफ करार वाकई सजा उनको देनी पड़ेगी। इसलिए कि ये मुल्क से खिलवाड़ है, तो जो आदमी डिसीव कर रहा है उसके खिलाफ मेरे ख्याल में सख्त वो लेके आना चाहिए। लेकिन एट द फर्स्ट प्लेस अगर आप इंगेज कर सकते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ मिरर पॉलिसी होनी चाहिए। आपकी अगर मैपिंग सही है तो आप ये मैपिंग बता सकती है कि अनवर काशिम मुमताज ने कितनी ट्रैवलिंग की है, अनवर काशिम मुमताज ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, अनवर काशिम मुमताज का क्या बिजनेस है। तो अगर ये मैपिंग कर लें तो आप मिरर पॉलिसी के जरिए उसको बताएं कि भाई तुम्हारा ये रिकॉर्ड हमारे पास है, अब तुम अपने आप को या तो एनटीएन पे रजिस्टर करा लो या फिर हम आपके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं। ठीक, ये भी अच्छा, मिरर पॉलिसी भी अच्छी है, बिल्कुल अच्छी सजेशन है। अच्छा मलिक साहब, आप ये कहिएगा, ये पाकिस्तान की मैशत में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बड़ा एक उसमें हमने देखा खींचातानी चलती रहती है। एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं वो इंपोर्ट लेड पॉलिसीज़ हैं और इंपोर्टर्स को थोड़ा ज़्यादा उसमें ध्यान में रखा जाता है, और वही इंपोर्टर्स कहते हैं कि नहीं हम उतना अपना पर्क्स हासिल नहीं कर पा रहे। एक पॉलिसी थी, ये एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम निकाली गई थी, इस पे एक्सपोर्टर्स ने और खासतौर पर जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। आप समझते हैं कि जो इंपोर्ट से रेलेवेंट पॉलिसीज़ हैं वो इतनी कारगर हैं कि इंपोर्टर्स भी उससे फ़ायदा उठा सके और एक्सपोर्टर्स को भी कोई तंगी ना हो? मलिक साहब देखो जी, हमारी एक्सपोर्ट जो है इम्पोर्ट हो के एक्सपोर्ट हो रही है ना, ये बदकिस्मती है हमारी। हमें मैं 5 साल कम से कम एक्सपोर्ट का इंडस्ट्री पॉलिसी बनानी होगी। ज़राअत को देखो ना, ज़राअत आपकी दिन ब दिन कम होती जा रही है और आपकी जो क्राफ्ट फसलें थी 5, उसमें कितनी कमी, 13% की कमी हुई है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है मुल्क का। गो कुछ चीज़ों में आपकी बेहतरी आई है, तो ज़राअत को आप कहते वैसे तो कहते हैं रीढ़ की हड्डी है, और ज़राअत ही आपको एक्सपोर्ट को वैल्यू एडेड में प्रोडक्शन में चीज़ें प्रोवाइड करती है ना। तो आप इसको अगर जब तक प्रमोट नहीं करेंगे तो आप ख्वाब देखना छोड़ देंगे, आप वैल्यू एडेड प्रोडक्शन के बगैर तरक्की कर लेंगे। उसका तो फिर यही हाल है, आप लोन लेकर लोन अदा करते रहेंगे, सूद अदा करते रहेंगे, आप तरक्की नहीं करेंगे। तो हमें इस वक्त जैसे कल औरंगजेब साहब ने आपके सामने कहा कि हमें डीएनए चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल हमारा डीएनए जो करप्शन से आलूदा हो चुका है, इसे पाक करने की ज़रूरत है। जो हराम खोर जिनके मुंह लगा हुआ है, तो इस वक्त मैं बताता चलूँ हमारी एतमाद का ये आलम है। आवाम को भी एतमाद नहीं है, जब तक पैसे दे नहीं उनको चैन नहीं होता कि उन्हें पता है पैसे देंगे तो हमारा काम होगा। जो हराम खोर अफसर हैं वो भी पैसे लिए बगैर काम नहीं करते। तो करप्शन के नासूर को हमने ख़त्म करने अगर तरक्की करनी है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। इस वक्त आपको जैसे मैंने कहा 1.5 करोड़ पाकिस्तानी बाहर काम करता है, $8 अरब उनकी तनख्वाह है, 4 अरब वो पाकिस्तान भेज रहे हैं, 4 अरब वो बाहर क्यों भेज रहे हैं कि यहाँ उन्हें काम नहीं करने दिया जाता है, ज़मीन खरीदते हैं, कब्जा हो जाता है, कोई कारोबार करते हैं, टैक्स वाले आकर घेर लेते हैं, तो वो डिसार्ड होकर दूसरे मुल्कों में जा रही हैं। हमने उसको क्रेडिट करना है। जिस मुल्क के मतलब वर्कर $100 अरब सालाना कमा रहे हैं, उन्हें IMF की क्या जरूरत है? IMF को तो कर्जा वापस कर देने चाहिए, लेकिन हम उन्हें एतमाद में लें, उनका एतमाद बहाल करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। ठीक है, मलिक साहब ने बजा फरमाया। अच्छा तैमूर साहब, ये अब एक नई टर्म सामने, नई तो नहीं खैर टर्म पुरानी, लेकिन अब इसका इस्तेमाल ज़्यादा होना शुरू हो गया, FED। अब ये जो ड्यूटी लग रही है या ये जो टैक्स की इजाफी टैक्स लगना जा रहा है मुख्तलिफ बिजली के बिलों में और शुगर में और मुख्तलिफ जो रोज़मर्रा के अशिया उनमें, ये FED का क्या सिलसिला है और इससे क्या इम्पैक्ट आएगा एक गरीब आदमी की जेब पर? ये सिलसिला इस तरह है जनाब कि एक्चुअली गवर्नमेंट को जो टारगेट पूरे करने हैं टैक्सेस के हवाले से जी, उसमें उनको जो टैक्स रेज करना है उसके फिगर्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको बता देता हूँ एक सेकंड में, कि 655 बिलियन नए टैक्सेस में उनको किसी तरह से रेज करना ही करना है। अगर वो ये रेज नहीं करते तो फिर वो अपना टारगेट नहीं पूरा कर सकते। सही। तो इस वजह से उन्होंने ये FED वाले टैक्सेस लगाने हैं, ये 655 बिलियन को रेज करने के लिए। बाकी जो शॉर्टफॉल है वो इन्फोर्समेंट से पूरा करेंगे, नए टैक्सेस से नहीं बल्कि पुराने टैक्सेस की इन्फोर्समेंट से पूरा करेंगे। समझने की ज़रूरत ये है, बहुत अहम बात है कि इस वक्त जब औरंगजेब साहब इक़्तिदार में आए, फाइनेंस मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा हमारा टैक्स टू GDP रेशियो सिर्फ 9% है, हमने इसको हर हाल में बढ़ाना है।
उनके पीरियड के अंदर आज ये 10.8 पे पहुंच गया, 10.8% पे पहुंच गया टैक्स टू जीडीपी रेशियो। ठीक। इंडिया के अंदर टैक्स टू जीडीपी रेशियो है 11.7%। अच्छा, यानी कि कम व बेश हम जो रीजन की, और इंडिया की इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी इकोनॉमी है, पर कैपिटल टर्म्स में भी, एब्सोल्यूट टर्म्स में भी बिल्कुल ऐसे ही। जितनी इकोनॉमी छोटी होती है टैक्स टू जीडीपी रेशियो उतना कम होता है, इतना नहीं आप बढ़ा सकते, बिल्कुल ऐसे ही, पैसे ही नहीं लोगों के पास जी। तो अब जिस लेवल पे अब हम हैं वो काफ़ी है। इसको मज़ीद बढ़ाने के जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट सोच रही है वो मुनासिब नहीं है, अनलेस कि वो जैसे मैंने कहा टैक्स एग्जेम्पशन से उसको पूरा करें या जो बड़े बड़े एग्रीकल्चरलिस्ट हैं वहाँ से पूरा करें तो मेक सेंस। मगर ये इनडायरेक्ट टैक्सेस लागू करना और मज़ीद सैलरीड लोगों पे, इन दो एरियाज पे ये टैक्सेस हमेशा बढ़ा देते हैं, ये जो है पॉलिसी दुरुस्त साबित नहीं होगी। दुरुस्त साबित नहीं है, बिल्कुल ठीक है आपने। अनवर काशिफ साहब, ये कहिएगा कि हमने हमेशा देखा है कि हम एक डेफिसिट में रहते हैं, टैक्स कलेक्शन जो है वो हमारा पूरा नहीं हो पाता। ब्रेक पे जाने उससे पहले ही आपका इस पर कमेंट लूँगा, क्या वजह है कि हुकूमत जो है वो लैग कर जाती है टैक्स रेवेन्यू जनरेशन में? पॉलिसीज़ का फुकदान है या फिर ये जो टैक्स नादहिंदगान है उनका बड़ा मसला है? देखिए, टैक्स नादहिंदगान तो हैं अपनी जगह, लेकिन अनरियलिस्टिक पॉलिसी टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट्स रखे जाते हैं। आप जब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इवेल्युएट करें बैठ के आराम से, तो आपको नजर आ जाएगा कि कितनी बिजनेस ग्रोथ करने जा रहा है। जब आपको नजर आएगा कि बिजनेस ग्रोथ करने जा रहा है तो उसके हिसाब से आप बिजनेस टारगेट, हाँ, नए एवेन्यूज आप अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन नए टैक्सेस लगा के उसी लोगों पे, जो उन लोगों पे। अच्छा अनवर साहब, यहाँ पे बस ये सवाल में ये चीज़ भी ऐड कर लीजिएगा, इसमें कुछ लोग एफबीआर के रोल को भी टारगेट करते हैं, उसको भी क्वेश्चन करते हैं, आपका उस पर क्या स्टैंड है? देखिए, एफबीआर का रोल अपनी जगह, एफबीआर एग्जीक्यूटर है। असल अच्छा। में पॉलिसी मेकर्स को पॉलिसी बनाना नहीं आती, पॉलिसी सही वाजे होगी, इसलिए पॉलिसी बनती है 10 साल, 20 साल, 30 साल। आप पॉलिसी बनाएंगे तो आपको चीजें नजर आएंगी। एफबीआर तो एक एग्जीक्यूटर है जिसको डायरेक्शन मिल जाती है कि भाई ये काम करो, तुम्हें ये रेवेन्यू कलेक्ट करना। अब रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उनको टारगेट दिया जाता है, वो अनरियलिस्टिकली वो जब ग्राउंड पे आते हैं तो वो अपने तौर पे उसको कलेक्ट करने के लिए, जैसे आप पता है ना कि एम्प्लॉय को जैसे अगर बैंक में जाए तो बैंक में अकाउंट की उसके लिए वो कहते हैं कि जी आपका इतने अकाउंट का वो होना चाहिए। तो वो पोर्टफोलियो अचीव करने के लिए वो मुख्तलिफ अपने जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है उनको मिसयूज करते हैं। ये हुकूमत को समझना पड़ेगा कि आपने क्या पॉलिसी वजह करनी है, आप क्या समझते हैं इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में, क्या आप इतना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कलेक्ट, अब देखें ना पिछले साल का जो फिस्कल ईयर का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो नहीं अचीव कर सके आप। अब आप अचीव नहीं कर सकते, आपने फुल थ्रॉटल बहुत बड़ा गैप लेकिन अचीव नहीं कर सकते। हाँ, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो लोग एग्जिस्टिंग हैं उनको आप स्क्वीज कर रहे हैं, और जो लोग नए हैं उन नए लोगों पे आप काम नहीं कर रहे। असल में हम नए लोगों पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा स्प्रेड है जिसको आप टैप कर सकते हैं और रेवेन्यू कलेक्शन को बेहतर कर सकते हैं। टैक्स नेट को बढ़ाने की जरूरत है। अनवर साहब ने बहुत अच्छा कमेंट दे दिया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इसी बजट पर हम बहस करेंगे। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, GNN की बजट ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ये जो बजट है ये एक आम आदमी की उम्मीदों पर पूरा उतर सकता है। हमने रोटी, कपड़ा और दीगर जो ज़रूरियात हैं उस पर बात की है, लेकिन जो एजुकेशन सेक्टर है और एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, इस पूरे डोमेन पर अभी तक हमने बात नहीं की, और ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि एजुकेशन ही डिसाइड करती है किसी मुल्क का फ्यूचर क्या होने जा रहा है। तैमूर साहब, कहिएगा, इस वक्त अगर हम बात करें जो स्टैट्स एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.9% ऑफ GDP है हमारा इस टाइम, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो उसमें जो शेयर है एजुकेशन का, आप बताइए कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए, एजुकेशन का शेयर होना कितना चाहिए, आने वाले बजट में क्या तवक्कुआत हो सकती हैं इससे रेलेवेंट? जी, जो बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी ने तय किया है मार्कर, वो ये है कि 4% आपकी GDP एजुकेशन पे खर्च होनी चाहिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हिस्सा है। इंडिया इस वक्त 4.1% अपने एजुकेशन पर खर्च करता है, और हम सिर्फ 1.9% अपनी GDP की एजुकेशन पर खर्च करते हैं। बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फ़र्क है। इंडिया का लिटरेसी रेट, उनका दावा है 80% है। पाकिस्तान, हमारा दावा है कि हमारा लिटरेसी का रेट की शरह 60% है। उनका साइज़ और हमारे साइज़ अगर आप देखें तो इसका मतलब है कि वो मिलियंस ऑफ लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 मिलियन बच्चा
स्कूल से बाहर है, और जो प्राइमरी में इनरोल होता है उसका जो ड्रॉप ऑफ रेट है, यानी कि जब वो सेकेंडरी में जाता है, वो इतना हाई है कि एग्जैक्ट एदाद-ओ-शुमार मेरे जहन में नहीं है, मगर वो दुनिया में बहुत ऊंचा कंसिडर किया जाता है। और तीसरी फिर बात कि जेंडर डिस्पैरिटी भी हमें नज़र आती है। बिल्कुल, कि जैसे ही बच्चा प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहा होता है तो ख़वातीन ख़ास तौर पे एकदम से ड्रॉप आउट हो जाती हैं, अगरचे फिर ये कॉलेज में जाके फिर बराबर भी होता है। तो देखिए, आज के दौर में कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो एजुकेशन पे ख़र्चा ना करे। अगर हमारा तालीम पे ख़र्चा 2% भी नहीं होगा, 4% पे होना है, अभी 2 पे भी नहीं है, तो फिर बाकी जितने हमारे ख्वाब हैं कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, हमने टेक्नोलॉजी लेके आनी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, ये ख़र्चा कम करना है, ये टैक्सेस बढ़ाने हैं, वो सब चीज़ें पूरी नहीं हो सकती। अगर आप प्रोफेसर हजरात और मेरे जैसे प्रोफेसर से पूछें तो, और इकोनॉमिस्ट जो प्रोफेसर हैं उनसे पूछें तो सब आपको ये कहेंगे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी आपको एजुकेशन को देनी चाहिए। हाईएस्ट प्रायोरिटी एजुकेशन देनी चाहिए। और तैमूर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी की है कि लड़के हों या लड़कियां हों, दोनों को इक्वली जो एजुकेशन के चांसेस हैं वो मिलने चाहिए, और वो जो रेट है वो इक्वली दोनों ही जेंडर के लिए ग्रो भी करना चाहिए। अच्छा मलिक साहब, ये कहिएगा, हम देखते हैं कि डॉलर की हम जिस तरह बात कर रहे थे, हमारे सिस्टम को डॉलर की ज़रूरत होती है, और हमारी जो हुकूमत है वो मार्केट को कंट्रोल्ड मार्केट सूरत हाल में जब लेके जाती है और मार्केट कैप लगा दिया जाता है, तो कोशिश की जाती है कि इससे शायद जो डॉलर है वो सस्टेन करेगा सिस्टम में। लेकिन अगर हम ओपन मार्केट पॉलिसी को देखें, अगर ओपन छोड़ दिया जाए तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उससे ग्रे मार्केट जो है उसको उसमें कमी आएगी और उसका रुझान जो है वो कम हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं, कौन सी पॉलिसी ज़्यादा कारगर है हमारे सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए? देखो कि बे लगाम तो कोई भी चीज़ में लगाम तो डालना पड़ता है ना, कैप तो लगाना पड़ता है। अगर आप कैप नहीं लगाएंगे तो फिर वो मैशत को तबाह कर देंगे, स्पेकुलेटर या स्मगलर या मीडिया वाला, पेट्रोल वाले या गैर ब्लैक मार्केट वाले। तो ये उसी का नतीजा है कि आपने देखा आज से 2 साल पहले डॉलर का रेट 340 था, 400 की बातें हो रही थी, और फिर जो ही क्रैक डाउन शुरू हुआ लगाम डाला गया, और अल्लाह का शुक्र है डॉलर 270 को टच करके अभी भी 270 और 280 के दरमियान ट्रेड हो रहा है। तो ये ज़रूरी है, पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम होता है, पाकिस्तान की मैशत, स्टॉक, हर चीज़ मुस्तहकम होती है। मजबूत रुपया मजबूत पाकिस्तान की अलामत है। और जहाँ तक तल्लक है पाकिस्तानी मैशत को बेहतर कैसा किया जाए, ये सबसे आम है। और ज़राअत हमारी दिन ब दिन कम हो रही है, और इसको हम कहते तो हैं रीढ़ की हड्डी है, लेकिन हमें रीढ़ की हड्डी नहीं, गले की हड्डी बना लिया इसको। और आज हमारी 5 बड़ी फसलें जो है 13% माइनस चली गई हैं। गो उसमें कुछ चीज़ों में बेहतरी की वजह से कुछ इनका पर्दा रह गए। 2% टारगेट था, 0.56% आया है। अभी हमें कम से कम 5 से 10 साल पॉलिसी इकनॉमिक रिफॉर्म करने होंगे दोबारा, और पाकिस्तान की ज़राअत प्रमोट करेगी तो आपके एक्सपोर्ट भी, वैल्यू एडेड भी आएंगे, प्रोडक्शन में भी आएंगे। क्योंकि आप इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं, आपके पास अपने खाने की चीज़ें नहीं हैं, आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है, चीनी इंपोर्ट करनी पड़ती है, चावल के अलावा हर चीज़ आप इंपोर्ट करें। तो अभी गंदम का जिस तरह हाल किया आप किसानों का, मुझे नहीं लगता कि अगले साल इतने पैमाने पर लोग काश्तकारी करेंगे और अपने आप को नुकसान से बचा सकेंगे। क्योंकि इस दफ़ा 2000 फी एकड़ उनकी खर्चे आ रहे हैं, और हम उन्हें दे के आ रहे हैं 2200 रुपये एकड़ में मन खरीदी जा रही है गंदम। तो ये चीज़ें भी हैं, और पाकिस्तान का कई चीज़ें अच्छी हुई हैं। हम मैं समझता हूँ इस साल जो है पाकिस्तान 46 से कम होकर 40 बड़ी मैशत में शुमार हो गया, और हमारे GDP 411 अरब डॉलर तक चला गया। ये बहुत खुशैन बात है। 372 से बढ़ के फी का आमदनी भी 1662 से बढ़ के 1824 तक चली गई है। तो ये अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान की, जो है IT के शोबे में, सर्विसेज में, और जहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे फिक्रमंद होना चाहिए, भाई कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर हमें हौसला मिलता है। आपने मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक के बाद आपको मुनीज़ा ज्वाइन करेंगी। GNN के साथ रहिए।